Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture is about phosphorus and its compounds. आज के लेक्चर में हम फास्फोरस, इसकी अकरेंस, इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और इसके एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे और साथ में हम फास्फोरस हेलाइड्स, उसमें से एक फास्फोरस हेलाइड जो कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है PCl3, उसके प्रिपरेशंस और उसके रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं कि फास्फोरस ग्रुप नंबर 5 का सेकंड मेंबर है, क्योंकि ग्रुप नंबर 5 में अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है। तो फास्फोरस इज द सेकंड मेंबर ऑफ ग्रुप 5A. इट्स नेम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग लाइट बियरिंग। फास्फोरस की डिस्कवरी के साथ ही इसकी लाइट बियरिंग जो एबिलिटी है वो एसोसिएटेड है। इसे पहली दफ़ा जब डिस्कवर किया गया था तो ऑक्सीजन के साथ जल के इसने ग्लोइंग प्रोड्यूस की थी। तो इसकी ग्लोइंग एबिलिटी की वजह से इसकी जो तारीखी डिस्कवरी है वो एसोसिएटेड है, इसलिए इसका नाम भी जो है वो लाइट बियरिंग है। इसको अगर ट्रांसलेट करके देखेंगे तो लाइट बियरिंग। और इसी को 1669 में फास्फोरस को डिस्कवर किया गया। तो इसकी ग्लोइंग कैपेसिटी की वजह से, ग्लोइंग एबिलिटी की वजह से इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। Unlike nitrogen, it does not occur in free state in nature. नाइट्रोजन 78% एयर में N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन फास्फोरस P2 की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। तो मोस्ट ऑफ फास्फोरस इज फाउंड इन डेपोजिट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फास्फोरस नाइट्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फास्फोरस जो है वो हमेशा किसी मेटल या किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होके कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो फास्फोरस है वो सबसे ज़्यादा फॉस्फेट रॉक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये फॉस्फेट रॉक्स क्या हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स दैट आर रिच इन कैल्शियम फॉस्फेट। और ये जैसे फॉस्फेट रॉक्स में कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस और एपेटाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Apatite is a class of compound that have phosphate group and calcium. In between phosphate and calcium there is a halogen. Always there is halogen. हेलोजन यहाँ पे फ्लोरीन है, तो इसलिए इन्हें फ्लोरो एपेटाइट भी कहते हैं। अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन हो तो क्लोरो एपेटाइट कहलाते हैं। एपेटाइट कोई एक कंपाउंड नहीं, एक पूरी क्लास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके साथ जो है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स भी होते हैं। तो फास्फोरस रॉक्स की फॉर्म में, फास्फेट रॉक्स की फॉर्म में, और दूसरा एपेटाइट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। तो जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, मेजर 16 बायो एलिमेंट्स, उनमें फास्फोरस भी शामिल है। तो इसका मतलब है प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज में इसका जो है वो कोई ना कोई रोल ज़रूर है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर देयर नॉर्मल, essential for their normal growth. It occurs especially in seeds, yolk of eggs, the nerve, brain, and bone marrow, usually in the form of lecithins. What are the lecithins? Lecithins are yellowish compounds, actually yellowish mixture of compounds found in plants and animals. जब आप कोई चिकन या बीफ देखें तो उनकी जो एक गोश्त है ना, उसके ऊपर एक वाइट सी कवरिंग होती है,
वो वाइट सी कवरिंग जिसे आप लोग जो है वो चर्बी कहते हैं, वो एक्चुअली लेसिथिन्स हैं। ये लेसिथिन्स जो है वो वाइट या येलो कलर्ड के जो फैटी एसिड्स इनकी नेचर होती है, फैट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में या एनिमल्स में मौजूद हैं। इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इट इज़ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स। कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स में एग्जिस्ट करता है। तो फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में बोन्स में एग्जिस्ट करता है। तो बोन्स ऐश 80% कैल्शियम फॉस्फेट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फास्फोरस। बोन ऐश क्या है कि जब आप बोन्स की कैल्सिनेशन करते हैं, डिफरेंट वे से बोन्स में कैल्शियम ऐड करते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट बोन ऐश है। और जो बोन ऐश है उसमें 80% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। 80% कैल्शियम फॉस्फेट बोन ऐश में मौजूद है। एक्चुअली होता यह है कि जब आप कैल्शियम ऐड करते हैं ना बोन्स में, तो बोन्स में होता है जो आपके पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 बोन्स में है, और जब कैल्शियम ऐड करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है P2O5 दे रिएक्ट एंड फॉर्म कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फास्फेट जो है वो बोन्स में 80% है। तो अभी हमने फास्फोरस का नाम, उसकी हिस्ट्री देखी और देखा कि फ्री फॉर्म में नहीं, फॉस्फेट रॉक्स या फिर जो है वो एपेटाइट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल ग्रोथ के लिए प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। एग यॉक्स में है। नर्व जो है वो ब्रेन के नर्व्स में है, और कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में बोन ऐश में है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, व्हाट इज allotropes? Allotropes are the elements, same element, that exist more than one physical form. एक एलिमेंट लेकिन ज़्यादातर फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। जैसे आप पढ़ चुके हैं कि कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में भी है और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी है। डायमंड जो है वो हार्ड है, उसकी और फिजिकल फॉर्म है, और ग्रेफाइट सॉफ्ट है, उसकी और फिजिकल फॉर्म है। तो लेकिन एलिमेंट दोनों में कार्बन ही है। तो कार्बन दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी तरह से अगर एक ही एलिमेंट ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो वो आपस में जो उसके फिजिकल फॉर्म्स हैं वो एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो फास्फोरस कैन एग्जिस्ट एट लीस्ट 6 डिफरेंट सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। MCQs में पूछ सकते हैं। 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं फास्फोरस की, जिनके नाम क्या है भाई? इनके ना जो कलर्स हैं उस कलर की बेस पर इनके नाम रखे गए कि वाइट फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा पॉइजनस वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, ब्लू और डाई फास्फीन। ये 6 इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। तो एक ही एलिमेंट 6 डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे आपकी बुक में जो है वो 3 को वो बयान कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। तो वाइट फास्फोरस क्या है? देखिए ज़रा आप पहले के, अगर P4 वाइट फास्फोरस है, P4, ये अगर 4 फास्फोरस आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो, तो दैट विल बी द मॉलिक्यूल ऑफ वाइट फास्फोरस। इनमें बॉन्डिंग की तरतीब क्या है पहले ज़रा देख लीजिए आप नीचे। ये आपके पास एक वाइट फास्फोरस का मॉलिक्यूल है जिसमें 1 2 3 4 फास्फोरस हैं, और अगर आप
हर एक फास्फोरस की 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो ये वाइट फास्फोरस P4 है। तो अब जो यही वाइट फास्फोरस है ना, ये वाइट फास्फोरस को अगर आप बहुत हायर टेम्परेचर पे हीट करें तो ये जो बॉन्ड है दो फास्फोरस का, ये ब्रेक होकर अगर ये एक पॉलीमर बना दें। देखें, पहले ये फास्फोरस और ये फास्फोरस आपस में कंबाइन थे, अब जो है वो ये आपस में पॉलीमराइज्ड हो गए। यहाँ पर ये पॉलीमर बना रहे हैं। नीचे देखिए ये रेड फास्फोरस है, ये रेड फास्फोरस में वही वाइट फास्फोरस ही पॉलीमर बना रहे हैं। अगर आप हायर टेम्परेचर पे वाइट फास्फोरस का बॉन्ड ब्रेक करा के उनको पॉलीमराइज करें तो वो रेड फास्फोरस बन जाता है। और ब्लैक फास्फोरस एग्जैक्टली यही जो रेड फास्फोरस है ना, इसी तरह का ब्लैक फास्फोरस होता है। लेकिन जो ब्लैक फास्फोरस है वो आर्थोरोम्बिक है और हनी कॉम्स लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ स्ट्रक्चर में और पैकिंग में डिफरेंस है। लेकिन जो अगर आप इंडिविजुअल एक जो है वो मोनोमर की बात करें, जो रेड फास्फोरस में है वही ब्लैक फास्फोरस में है। आगे पैकिंग और जो उनकी अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने की वजह से वो टू डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाइट फास्फोरस P4, और अगर हायर टेम्परेचर पर P4 पॉलीमराइज हो जाए तो वो रेड फास्फोरस बन जाता है। और अगर हायर टेम्परेचर के साथ साथ हायर प्रेशर भी हो, वाइट फास्फोरस पे हायर प्रेशर भी हो, तो फिर वो ब्लैक फास्फोरस में हनी कॉम्ब लाइक क्लोज पैकिंग में आर्थोरोम्बिक अरेंजमेंट हो जाती है, जिसे हम ब्लैक फास्फोरस कहते हैं। तो वाइट फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी है और सबसे ज़्यादा पॉइजनस भी है, और रेड फास्फोरस उससे कम रिएक्टिव और कम फास जो है हमारे पास वो पॉइजनस है। तो चलिए देखते हैं ज़रा वाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टीज़। तो वाइट फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव, पॉइजनस, वोलाटाइल, वैक्सी येलोइश वाइट सब्सटेंस। वैसे ये वाइट कलर का होता है, जैसे एयर से इसका एक्सपोजर होता है तो ये येलो कलर का बन जाता है। तो वाइट फास्फोरस को देखिए ज़रा कि ये वैक्सी येलोइश वाइट सब्सटेंस है, सॉलिड है, लेकिन देखिए वैक्सी सॉलिड है, इतना हार्ड सॉलिड नहीं है। अच्छा, सॉल्युबल इन बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि ये खुद नॉन पोलर है। P4 एक जैसे एटम्स, एक ही एलिमेंट्स के एटम्स मिले हुए हैं, तो इसलिए नॉन पोलर है। नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं, बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है बट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे अभी हमने देखा। और P4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि 4 एटम जब भी मिलें तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। अगर उनके पास जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रली हो, 4 एटम्स जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ चुके हैं, तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनता है। इट बॉयल्स एट 280 डिग्री सेल्सियस to P4 vapors which dissociate above 700 डिग्री सेंटीग्रेड to form P2 मॉलिक्यूल। देखिए यही P2 भी फास्फोरस की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिसे मैंने डाई फास्फेन कहा है पीछे। डाई फास्फेन P2 है। तो अगर आप गौर करें तो वाइट फास्फोरस से ही सारा कुछ, मैंने रेड फास्फोरस भी बताया कि वाइट से ही बनता है, उसको पॉलीमराइज करें आप। और जो हमने ब्लैक फास्फोरस देखा वो भी वाइट फास्फोरस से बन सकता है, और जो डाईफॉस्फीन है वो भी वाइट फास्फोरस से बन रहा है। तो ये वाइट फास्फोरस एक्चुअली, इसलिए देखिए ये वेरी रिएक्टिव है, इससे तमाम एलोट्रॉपिक्स फॉर्म जो है वो बनाई जा सकती हैं। तो हमने कहा कि भाई ये दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म भी वाइट फास्फोरस बना सकता है। चलें, उसके बाद जो है वो रेड फास्फोरस इज़ मच लेस रिएक्टिव एंड लेस पॉइजनस दैन वाइट फास्फोरस।
तो पॉलीमर है ये। यहाँ पर हमें, आप अगर स्ट्रक्चर पे गौर करें दोनों के, ये स्ट्रक्चर है और साथ में जो है वो ये नीचे रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। तो देखिए पॉलीमर्स हैं, तो पॉलीमर्स जो है वो उनको डिसोसिएट होने में, उनको रिएक्ट करने में ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे। एक जंक ऑफ द मॉलिक्यूल्स में से किसी मॉलिक्यूल का फ्री होकर रिएक्ट करना, तो लेस रिएक्टिव एंड लेस पॉइजनस दैन वाइट फास्फोरस। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय heating white phosphorus in the presence of a little iodine or sulfur as a catalyst up to 250 degree Celsius in vacuum। वैक्यूम में आपने वाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस बनाना है। वैक्यूम इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि वाइट फास्फोरस बहुत रिएक्टिव है, वो एयर के जो एयर में गैसेज हैं उनके साथ ना रिएक्शन करे। तो आप वाइट फास्फोरस को लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करें, तो जो वाइट फास्फोरस है वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ रेड फास्फोरस कंबाइन टू फॉर्म माइक्रोमोलिक्यूल। ये देखिए एक माइक्रोमोलिक्यूल है जिसका मोनोमर एक टेट्राहेड्रल है। तो ये जो मोनोमर है ये एक मोनोमर, ये वाइट फास्फोरस है। अगर ये इकट्ठे मिल जाए तो रेड फास्फोरस। और इसी तरह का ब्लैक फास्फोरस होता है रेड फास्फोरस की तरह, लेकिन उसकी पैकिंग जो है वो आर्थोरोम्बिक और क्लोज पैकिंग होती है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। Black phosphorus is third form which is most stable under ordinary conditions। most stable, याद रहे कि ये MCQs के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा फास्फोरस की कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो ब्लैक फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फास्फोरस टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस। हेलाइड ऑफ फास्फोरस में एक हेलाइड हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। तो PCl3 जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग वाइट फास्फोरस से इसको बनाएंगे इन अ रिटॉर्ट। ये रिटॉर्ट क्या है? रिटॉर्ट एक स्टील या लोहे से बना हुआ एक फ्लास्क है। एक जैसे शीशे के बने हुए फ्लास्क आपने देखे होंगे, तो एक बड़ा सारा फ्लास्क जो लोहे या जो है वो स्टील का बना हुआ होता है, उसे हम जो है वो एक्चुअली एक अपरेटस है जो लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होता है। तो उसमें इस रिटॉर्ट में आप क्या ऐड करें भाई? वाइट फास्फोरस ऐड कीजिए। और वाइट फास्फोरस जो है वो रिएक्टिव है, तो इसलिए आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए या तो कोई गैस मौजूद ना हो वहाँ पे, या फिर आप ऐसा करते हैं कि किसी सब्सटेंस को इनर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए कोई ऐसी गैस ऐड करते हैं जो उस आपके रिक्वायर्ड कंपाउंड के साथ रिएक्ट ना करता हो। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर वाइट फास्फोरस को अगर दें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाइट फास्फोरस नहीं रिएक्ट करता, तो इसका मतलब है कि उसका एटमॉस्फेयर जो है ना वो इनर्ट हो गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वाइट फास्फोरस को जो है वो आप हीट करें और हीट करके उसमें क्लोरीन गैस पास कीजिए। तो क्लोरीन गैस जब आप पास करेंगे और इनर्ट एटमॉस्फेयर है, तो ये रिएक्शन होगा कि फास्फोरस और क्लोरीन आपस में मिलेंगे और बन जाएगा PCl3। और PCl3 को हम कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक दूसरा देखिए, फास्फोरस में क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि क्लोरीन का बहुत अच्छा सोर्स SOCl2 भी है, सल्फर ऑक्सीक्लोराइड भी है। तो अगर आप फास्फोरस में सेम वही प्रोसीजर है, ऊपर आप क्लोरीन गैस ऐड कर रहे थे, तो आप क्लोरीन गैस ना ऐड करें और SOCl2 अगर आप ऐड करेंगे फास्फोरस में, तो तब भी PCl3 बनेगा, साथ में SO2 और H2Cl2 डाई सल्फर डाई क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो
ये था प्रिपरेशन ऑफ PCl3 जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की देख लेते हैं कि ये कलरलेस है, फ्यूमिंग लिक्विड है, जो इसके फ्यूम्स बनते रहते हैं जैसे पेट्रोल के, जैसे एसिड्स के जो फ्यूम्स हैं वो एयर में उड़ते रहते हैं, तो इस तरह से इसके भी फ्यूम्स बनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्रीजिंग पॉइंट -112 डिग्री सेल्सियस। तो रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, बड़े आसान से रिएक्शन है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के। तो इट कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए कि PCl3 का अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो तो वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन रहा है PCl5। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इसका, इट कंबाइंस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन स्लोली टू फॉर्म फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। देखें आप PCl3 में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो है वो उसे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट जो है, इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट रेडिली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म फास्फोरिक एसिड। तो ये जो एक रिएक्शन है ये अगर आप समझ लें तो नीचे जितने भी रिएक्शन है वो आप इजीली समझ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ भी इसका रिएक्शन है, उसमें जो है वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है फास्फोरस एसिड और साथ में HCl। तो इसलिए जो PCl3 है ना, अगर आप इस रिएक्शन पे गौर करें तो वो स्किन के लिए बहुत पॉइजनस है और स्किन के लिए एक जो है वो ऐसे समझिए कि जहर है, क्योंकि स्किन पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़रा प्रेजेंट होते हैं और अगर PCl3 भी पहुंच जाए तो ये रिएक्शन होगा, फास्फोरस एसिड बनेगा और साथ में HCl, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये। तो ये अगर बन जाए तो स्किन को डैमेज कर देंगे। तो इस रिएक्शन की बात करें तो देखिए 3 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 3 HOH हैं। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये जो 3 OH के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वाटर में 3 OH के मॉलिक्यूल्स, इन्होंने यहाँ पे जो 3 Cl3 के मॉलिक्यूल थे उन्हें रिप्लेस कर दिया। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, आप ऐसे समझें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स में से OH आकर 3 क्लोरीन को अगर रिप्लेस करें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, H3PO3। तो साथ में जो 3 हाइड्रोजन हैं वो यहाँ से निकल कर क्लोरीन के साथ मिलकर वो 3 HCl के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो क्लोरीन जब भी वाटर के साथ या आगे हम देखेंगे अभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ जैसे रिएक्शन करता है तो वो OH 3 OH आकर 3 क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये रिएक्शन है। अब आगे देखिए आप, जितने भी रिएक्शन हैं उसमें यही हो रहा है कि OH आएंगे 3 और 3 क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर ये अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, तो इसमें OH हैं, ये 3 OH, इधर से ये हमारे पास 3 क्लोरीन PCl3 के, ये 3 क्लोरीन जो है वो इन 3 OH से रिप्लेस हो जाएं तो क्या बनेगा आपके पास, वही H3PO3 ये बन गया। और साथ में जो बाकी यहाँ से 3 क्लोरीन हैं PCl3 के 3 क्लोरीन, वो इन OH के साथ मिलकर CH3Cl बना देंगे जो कि मिथाइल क्लोराइड है। तो नेक्स्ट रिएक्शन में भी देखिए यही होगा कि 3 जो क्लोरीन हैं उनको 3 OH के मॉलिक्यूल जो है वो OH के जो आइंस हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो PCl3 था, ये OH हमारे पास, ये OH हैं, ये 3 OH 3 कार्बोक्सिलिक एसिड से आकर 3 क्लोरीन को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो वही बन रहा है H3PO3। और साथ में जो है वो अब जो यहाँ से 3 क्लोरीन हैं वो इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ
मिलकर ये एसीटाइल क्लोराइड बना है। तो ये था हमारे रिएक्शंस जो कि PCl3 के थे। जो पहला रिएक्शन था ऑक्सीजन के साथ हमने देखा, और क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, और साथ में जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन देखा है। तो इसके बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय पासिंग, अभी हमने पहले प्रिपरेशन का रिएक्शन ऊपर पढ़ा है कि अगर PCl3 में क्लोरीन ऐड करेंगे तो वो PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको दूसरा जो बनाने का तरीका है कि आप अगेन इसे जो है वो फास्फोरस, वाइट फास्फोरस में क्लोरीन पास करके भी बना सकते हैं। जैसे PCl3 का प्रोसीजर था, जो प्रेशर और टेम्परेचर है और जो टाइम रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा होगा, तो PCl3 की बजाय आप जो अपरेटस है, रिटॉर्ट अपरेटस है, उसमें PCl5 भी बनाया जा सकता है कि अगर फास्फोरस और उसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर में हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा देर के लिए क्लोरीन गैस पास करते रहें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू PCl5। ये बड़े दो आसान से रिएक्शंस हैं, आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो फास्फोरस, प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक्चुअली ना ये वाइट कलर का होता है, और जैसे ही ये एयर में या एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, ख़ास तौर पर ऑक्सीजन गैस है, उसके साथ इसका अगर जो है वो एक्सपोजर हो जाए तो ये येलो कलर का सॉलिड बन जाता है। तो विच सब्लाइम्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर विद एन इरिटेटिंग स्मेल। इसकी एक्रेलिक स्मेल होती है, एसिड लाइक स्मेल होती है, जैसे एसिड के एक एसिड अगर एक रूम में हो, उसकी फ्यूम्स की एक अनप्लेजेंट स्मेल होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है। इसकी भी HCl की तरह की जो है वो स्मेल होती है। तो ये हमने पढ़े प्रॉपर्टीज़ और उनकी प्रिपरेशन। तो इसके जो है वो नेक्स्ट इसके कुछ रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का जो हमने पढ़ ली है उसमें से आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में, वो मैं रिपीट कर दूं। आपसे पूछा जा सकता है कि फास्फोरस नेचर में किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो मौजूद है। इसके अलावा जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि फास्फोरस के कितने एलोट्रॉप्स हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि वाइट फास्फोरस जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका फास्फोरस है उसके कितने क्लोराइड्स हैं और उनकी प्रिपरेशन क्या है, और उनके PCl3 के जो रिएक्शन हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं या फिर एक कंप्लीट रिएक्शन दिया जा सकता है कि आप ये रिएक्शन लिखिए। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।